Hi everyone, how are you? Welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra and this is my tutorial for UGC NET exam paper 1 and the unit is second one, which is the research aptitude. I'm so sorry I could not upload any video yesterday because our two veteran actors had passed away, so I was in a different state of mind. Even if I did not know them personally, but then it does affect me. I'm that kind of a person, so I could not really concentrate to the effect that I could make a video. But now I'm all good and I'm going to really make up for the time that I lost. So let's get started. So it's all about the research aptitude. So in the first unit we talked about the teaching aptitude, कि आप कितना पढ़ा सकते हैं, बच्चे को कितना समझ सकते हैं. Now this unit is going to focus on your researching capabilities, कि आप research के बारे में कितना समझते हैं, आप research कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. And it's also trying to teach you what are the different ways of doing research, what are the different objectives ऑफ डूइंग रिसर्च एट द फर्स्ट प्लेस. तो हम उसको थोड़ा बहुत समझेंगे बेसिक. अगर आप लोगों ने पहले कोई रिसर्च पेपर अपना बनाया है, फिर एन आर्टिकल, देन यू मस्ट ऑलरेडी हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इट बाय नाउ. तो इसमें को मैं आपको समझाने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अप द एग्जांपल ऑफ द प्लाज्मा ट्रीटमेंट विच द दिल्ली गवर्नमेंट राइट नाउ इज ट्राइंग टू कम अप विद. सो बेसिकली तो जैसे कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, देयर इज़ नो वैक्सीन एज सच डेवलप बाय एनीबडी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर चाइना ऑफ कोर्स. तो दिल्ली में भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जो लोग इन्फेक्ट हुए थे कोविड-19 से एंड द पीपल हु रिकवर्ड ऑलरेडी, तो उनकी बॉडी में जो उनके ब्लड का प्लाज्मा है, इट मीन्स दैट इट्स बिकम रेजिस्टेंट ऑफ दिस कोविड-19. तो अगर हम उसी प्लाज्मा को अभी जो बाकी लोग इन्फेक्टेड है अगर उनकी बॉडी में इन्फ्यूज़ करेंगे, तो मे बी दे ऑल्सो रिकवर बिकॉज दैट प्लाज्मा इज ऑलरेडी रेजिस्टेंट ऑफ दिस वायरस. सो दिस इज द प्लाज्मा थेरेपी. अब ये बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है, एक रिसर्च हो रही है. Why are they trying to do research about it? Because for now there is no conclusive proof whether the plasma of the people who've recovered is really going to be helpful for the people who are still infected. So it is still in the procedure. There are a lot of experiments happening. There's no theory as such about it. So हम उस example को लेकर अगर चलेंगे, so we'll be able to understand research क्या होती है, इसमें क्या steps होते हैं. So it can become easier to understand for all of us. अब research को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, because I was going through previous year questions, so one time they had not mentioned research but the Hindi version of it, so it's called अनुसंधान, right? So you should know about it. तो पहले, now I hope you know the basic meaning of research. If you just etymologically if you break the word, it's re plus search. तो re का मतलब क्या होता है? Again. Search कोई चीज़ को when you try to look for something. तो जब हम किसी चीज़ को बार बार जब हम उसको रिसर्च कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, दैट इज़ आवर रिसर्च. सो रिसर्च इज़ बेसिकली नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू नो मोर एंड मोर अबाउट समथिंग. ठीक है. अब इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि रिसर्च पहले आती है, थ्योरी पहले आती है. ठीक है. ज़्यादा सोचिए मत. अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है अबाउट द प्लाज्मा थेरेपी विच वी आर स्टिल वर्किंग अपॉन. तो वो जो रिसर्च कर रहे हैं प्लाज्मा पे कि क्या उन लोगों के प्लाज्मा से ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं ठीक हो रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को परमिशन मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से. तो अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है. तो क्या ये जो रिसर्च से पहले ऑलरेडी कोई थ्योरी है अभी तक कि प्लाज्मा से जो है कोविड-19 जो है ट्रीट हो जाता है? सो देयर इज़ नो थ्योरी बट रिसर्च चल रही है. तो क्या ज़रूरी है रिसर्च से पहले कोई थ्योरी हो? इट इज़ नॉट नेसेसरी. अच्छा, क्या ये भी ज़रूरी है कि पहले रिसर्च ही होनी चाहिए फिर ही थ्योरी हो? दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू. तो बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें ऑलरेडी थ्योरीज होती है लेकिन लोग फिर भी रिसर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन, वी गॉट थ्योरी, लॉज ऑफ मोशन. जनरल अगर हम बात करें कि जो जॉइंट फैमिली में बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा संस्कारी होते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो कम संस्कारी होते हैं. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थ्योरीज अबाउट इट. पीपल आर स्टिल रिसर्चिंग, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि पहले थियोरी हो या रिसर्च हो. सो अगर इस पर कोई क्वेश्चन आते हैं देन यू गेट 4 ऑप्शन. सो यू विल चूज विच ऑप्शन डिपेंड अपॉन योर पॉइंट ऑफ व्यू. डिपेंड आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो. सो एनीथिंग कैन प्रोसीड, डजेंट मैटर. ये हो गया. अब हमें पता होना चाहिए रिसर्च के बारे में, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ रिसर्च. ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ है. 4 ऑप्शन हैं. ऑप्शन ये है कि यू आर फाइंडिंग एन एम, यू आर सीकिंग एन एम, यू आर फॉलोइंग एन एम और यू आर ट्राइंग एन एम. एम इज़ अम्बिशन. तो जब आप रिसर्च करते हो तो आप कोई फाइंड और सीक तो सेम हो गया ऑप्शन, कि आप कुछ अम्बिशन कोई एम ढूंढ रहे हो, या दूसरा क्या हो गया, आप किसी पर्टिकुलर एम्बिशन आपके पास ऑलरेडी, आप उसको फॉलो कर रहे हो. थर्ड, आप उसको ट्राई कर रहे हो. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप उसको फॉलो कर रहे हो. इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने ऑलरेडी एक एम्बिशन बना चुके हो, अब आप उसके ऊपर
जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कि ऊपर वाले की भगवान की खोज में निकले, वो रिसर्च नहीं होती। रिसर्च जब भी हम करते हैं उससे पहले हमें ऑलरेडी हाइपोथेसिस दिमाग में बना लेते हैं, वी ऑलरेडी हैव समथिंग इन आवर हेड। हमसे उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसके लिए और मटेरियल ढूंढते हैं, वी जस्ट ट्राई टू स्टडी अबाउट इट। सो रिसर्च इज समथिंग दैट यू आर जस्ट फॉलोइंग एन एम, यू ऑलरेडी हैव एन एम, जिसको हम हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, और आप उसको आगे फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं वो ठीक हो सकते हैं या हो जाएंगे। अब मैं उस चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ, तो माई एम इज़ ऑलरेडी सेट, मैं एम नहीं ढूंढ रही रिसर्च करके, राइट। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी योर फॉलोइंग एन एम, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ रिसर्च। अच्छा, इस पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिसर्च वर्ड है ये वेयर हैज़ इट बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, ये वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो इसके लिए अलग अलग बुक्स में या गूगल पे आप चेक करेंगे, यू विल गेट टू डिफरेंट आंसर्स। सो वन सेट ऑफ आंसर्स विल टेल यू दैट इट इज़ गॉट फ्रेंच ओरिजिन, एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। बट एक्चुअली जो फ्रेंच वर्ड भी है वो फ्रेंच वर्ड ने भी इसको एक लैटिन टर्म से लिया है, तो हम उस लैटिन टर्म पे जाएंगे। सो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन है रिसर्च वर्ड का, दैट हैज़ गॉट लैटिन ओरिजिन। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा वाला है, तो लैटिन ओरिजिन है। वो लैटिन वर्ड क्या था, the word is pronounced as CIRCAR, so it's called sarkar, so it's pronounced as our government का हिंदी version sarkar, but it's actually sarkar, it's CIRCAR. okay, sarkar का मतलब basically क्या होता है, when you are just wandering, so when you wander और आप यहाँ वहाँ just roaming around, so that is wander। तो वो था उसका सरकार का मतलब। रिसर्च का मतलब क्या होता है, आप वॉन्डर, आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो, बट विद योर कोग्निटिव कैपेबिलिटीज, विद योर मेंटल फैकल्टीज ऑन। रिसर्च में आप क्या करते हो, आप इंटेलिजेंटली यहाँ वहाँ घूम रहे हो, सो यू वॉकिंग अराउंड intellectually, that's called a research. So it's got Latin origin, the word is called CIRCAR, called circer, it means you're walking around intellectually with your cognitive abilities on। तो ये तो 4-5 क्वेश्चंस बन गए रिसर्च पे, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगर हम और डिटेल आउट करें कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च जो है इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस, इट्स लाइक अ साइंस। अब साइंस क्या होती है, बेसिकली साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सो देयर आर 2 वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। सो इट हैज़ टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, यू एक्सपेरिमेंट अ लॉट एंड लॉट, इन लोगों को स्टडी किया, उनको स्टडी किया, कुछ और फॉर्मूलाज निकाले, यू ऑब्जर्व ऑल्सो अ लॉट, and then you know, you have certain set of rules. So everything, that all the things which are present in any science also makes research a science, because we follow all those rules in the research also. Next is it is systematic. So when you're doing a research, it has to be like step by step. ये नहीं कि पहले ही आपने statistics कर दिया, calculation बना दिया, no. So there are going to be steps, you follow step 1 and then you go to 2. अब वो steps क्या हैं, we're going to study and learn them in the upcoming topics as well. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी रिसर्च क्यों की जाती है। सिंपल से लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई वांट टू मेक माई ओन मिनी गार्डन, एक्चुअली मुझे बनाना है, ठीक है। सो फॉर माई न्यू हाउस आई रियली वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, आई वांट टू ग्रो वेजिटेबल्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा तो है नहीं कि जाते ही मैं सीड सो कर दूंगी, मैं गमला खरीद लूँगी, मैं मिट्टी ले आऊँगी, नो। आई मीन पीपल कैन डू इट, बट देन आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई वुड डू माई होल रिसर्च। तो मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से जो प्लांट्स हैं या कौन कौन से वेजिटेबल हैं मैं लिमिटेड एरिया में ग्रो कर सकती हूँ, तो मैं उसके बारे में अलग अलग बुक्स पढ़ रही हूँ, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, फिर अलग अलग लोगों की वीडियोस देख रही हूँ, एंड देन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सी द रिव्यूज़, फीडबैक्स, किसने किस पे क्या क्या काम करा है। सो बेसिकली यू नो व्हेन यू डू रिसर्च देयर इज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क दैट वन हैज़ टू डू। सो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर द अपकमिंग स्टडीज़, for the principles that up you know the future generations might follow, researches are always helpful, और ये इतनी helpful होती हैं, इससे innovations भी होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं, नई नई machines बनती हैं, you know। अगर मान लो for example जैसे चश्मा है, I remember when I was in school I used to wear specs which was very heavy, and you know it used to give me marks like all of here, आधा घंटा लगाती थी, एंड दिस यूज टू बी ऑल यू नो मार्क्ड अप, एंड आई यूज टू फील सो हैवी, इट यूज टू कॉज मी अ लॉट ऑफ हेडेक। बट नाउ दिस स्पेक्स व्हेन आई वेयर द होल डे, इट डजंट रियली बॉदर मी, right? So this is what, so a lot of research happened on this, that is why innovations were possible, that is how discoveries were possible. तो researches are very important. तो अगर हम इसके objectives देखें तो पहला तो बहुत simple होता है, to have a new insight. So when there's a lot of research, उस researches से कुछ ऐसे results निकल सकते हैं which can help you achieve a new insight, एक नई राह, एक नया तरीका चीज़ों को देखने का, that is one.
सेकेंड ऑब्जेक्टिव कुड बी टू डिवेलप अ न्यू थियोरी. तो बेसिकली जितनी भी थियोरीज अभी हैं, यू नो, वेदर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, जो हैप्पी मैरिजेस होती हैं वो न्यूक्लियर ज़्यादा चलती हैं, या वो अगर जॉइंट फैमिली में तब ज़्यादा चलती हैं, एक बच्चा ज़्यादा अच्छा है या दो बच्चे होने चाहिए, पॉलीगमी होनी चाहिए, मोनोगमी होनी चाहिए, एंड पीपल शुड डू वर्क फ्रॉम होम, और पीपल शुड बी गोइंग टू ऑफिसेज, या हस्बैंड वाइफ शुड दे बोथ बी वर्किंग और नॉट. सो दे हैव बीन अ लॉट ऑफ रिसर्चेस. तो इन रिसर्चेस से क्या होता है, यू कैन डिवेलप न्यू थियोरीज, right? So that's the second objective of doing any research. Eventually you come up with a theory which other people might also follow, so that things become easier for others as well. The third very important object of any research is to have some general principles. तो basically क्या होता है, जब तक किसी चीज़ पे कोई settled थियोरीज नहीं होती है, प्रॉपर स्टडीज़ नहीं होती, तो वी डू नॉट रियली नो विच डायरेक्शन डू वी हैव टू गो टू. लेकिन एक बार कुछ रिसर्च हो गई, कुछ चीज़ें जब प्रूव हो गई हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो वो क्या होते हैं, वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ बन जाते हैं. तो जब फॉर एग्जांपल अगर उनको गवर्नमेंट का सैंक्शन मिल गया, इट कैन ऑल्सो बिकम अ लॉ. चीज़ों के सर्वे होते हैं, सैम्पलिंग्स होती हैं. सो अगर कुछ बहुत सारी स्टडीज़ में कोई चीज़ प्रूव हो जाती है, तो फाइनली वो जनरल प्रिंसिपल्स बन जाते हैं. देन इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीवन. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च. एंड द फोर्थ वन इज डिटर्मिन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट वेरीज. वेरीज मीन्स डिफर. आई गिव अ सिंपल एग्जाम्पल. जैसे अगर हम प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, तो अगर हम पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा को टेस्ट करके देख रहे हैं, उनकी बॉडी में इन्फ्यूज़ करके कि क्या इससे कोरोना वायरस को ट्रीट किया जा सकता है, नहीं, तो अलग अलग वेरिएबल्स क्या हो गए स्टडी में. आप उस प्लाज्मा को अलग अलग पेशेंट्स कैसे हो गए, एक 50 साल के आदमी की बॉडी में आप टेस्ट कर रहे हो और एक 30 साल की बॉडी में, तो जो उनकी एज फैक्टर हो गया वो वेरिएबल हो गया, राइट. एक हमने एज फैक्टर कंसिडर कर लिया. दूसरा आपने क्या किया, उनकी बॉडी का इम्यूनिटी या उनका प्रीवियस मेडिकल बैकग्राउंड. तो एक इंसान जो है उसको पहले कुछ ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं रिलेटेड टू से वायरस और बैक्टीरिया, और किसी को नहीं हुई हैं, तो उनकी इम्यूनिटी में फ़र्क हो गया, तो वो उनका सेकेंड वेरिएबल हो गया. तो जो रिसर्चेस होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो अलग अलग वेरिएबल्स हमने कंसिडर किए हैं, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं. So that was all about the objectives of the research. Now the next topic is the types of research. अब research के अलग अलग तरीके होते हैं करने के. So it depends upon the person also. It depends upon what kind of topic that you're researching upon. क्योंकि हर टाइप के जो आपका जो सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, उसको अलग एटमोसफियर, अलग टाइप के सैम्पल्स चाहिए होते हैं, अलग टाइप की उसकी नीड्स होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू डू स्टडी और रिसर्च ऑन से द पैंडेमिक कोरोना वायरस, you want to say talk about, maybe your hypothesis is कि क्या कोरोना वायरस से इकोनॉमी इज़ गोइंग टू बी इन ट्रबल, क्या इससे फिनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है. तो इस टाइप की जो भी रिसर्च है उसके लिए आपको अलग डेटा चाहिए होगा. अगर आप इस तरीके की कोई थेरेपी कर रहे हैं जो कि आपको हॉस्पिटल्स में, आईसीयूज़ में हो रही है, फॉर एग्जांपल, क्या कोरोना वायरस को आप प्लाज्मा थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, तो आपका इसमें रिसर्च का बिल्कुल अलग ही पैरामीटर्स हो गए. एक जो था वो इकोनॉमिक कंसर्न्स थे, एक जो है उसके टोटल मेडिकल कंसर्न्स है. तो दोनों में आपका जो रिसर्च का स्टाइल है वो डिफरेंट होगा, राइट. तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स that you're researching upon, the variables which are involved, depending upon the choice of the researcher, there are different types. For example, first one is the experiment basis. Experimentation सिंपल आप याद करो, जैसे स्कूल में अपन एक्सपेरिमेंट करते थे, सो वी यूज्ड टू बी इन द लैब. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यू हैव ऑल द फैक्टर्स कंट्रोल्ड. सो यू गॉट प्रॉपर अपरेटस है आपके पास एक क्लोज्ड एरिया है, लैब है, हर चीज़ की लिमिटेड क्वांटिटी है जो आप उसको मेजर करते हो. सो एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, इट्स यूजुअली हैपन्स अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस, यूजुअली हैपन in lab. जैसे I gave you example already of the corona thing. The second type of research is say observation, very general. Observation में क्या होता है, कुछ आपको closed controlled setting नहीं चाहिए. It's basically it's normal observation. For example, you're doing some research upon the psychological aspect of a human being, or maybe or a community, or maybe you're researching upon something called stress management, or marital problems, maybe on animals you're researching upon. So it will happen a lot through the observation. So that's the second type of research. Third is ex post facto. Ex post facto हम legally भी यूज़ करते हैं. ex post facto मतलब जिसके साथ ऑलरेडी हो चुका है, something that's already happened. तो इसमें क्या होता है, जब आप रिसर्च करते हो तो आप उन लोगों को सैम्पल करते हो, उन लोगों को क्वेश्चन करते हो, या उन लोगों से आप बातचीत करते हो
जिनके साथ ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है. फॉर इंस्टेंस अगर हम प्लाज्मा थेरेपी की बात करें कोरोना पेशेंट्स पे, तो ये वाली जो आपकी रिसर्च है वो आप कोरोना पेशेंट्स पे ही करोगे, बिकॉज कोरोना हैज़ ऑलरेडी हैपन टू देम. ये नहीं कि आप नए लोगों को लेकर आओगे जिनको इन्फेक्ट अभी तक नहीं हुआ, देन यू गोइंग टू इन्फेक्ट देम विद कोरोना एंड देन यू डू द रिसर्च. नो, नथिंग लाइक दैट. Similarly, for example, you're conducting your research upon the joint family and the nuclear family. So you're going to study only on those couples who are already married and living either in a joint family or in a nuclear family. You're not just going to research upon the bachelors or the spinsters, because they are not falling within that setup. तो आप उन्हीं लोगों पे रिसर्च करते हो, दोज हु आर ऑलरेडी इन द सिमिलर सिचुएशन, जिनके साथ वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. दिस इज कॉल्ड एक्स पोस्ट facto. This is very important and usually comes in the paper also, so you should know it. ये तो हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट इज टूल्स ऑफ रिसर्च. टूल्स क्या होता है? द नॉन लिविंग थिंग्स विच यू रिक्वायर ड्यूरिंग योर रिसर्च. ऑफकोर्स आपको बहुत सारा डेटा चाहिए, सैम्पल्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपके टूल्स में आ गई. तो सिंपल हम देखते हैं. फर्स्ट क्या हो गया आपका इंटरव्यू. तो पहला आपका टूल हो गया रिसर्च का इंटरव्यू, कि आप गए अपने लोगों से पूछा, जैसे हम टीवी पे देखते हैं, जैसे कोई नया कानून आने वाला है या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया, तो उस कोई भी अपने डिडक्शन से पहले, कोई भी एक अपना आंसर या ओपिनियन बनाने से पहले क्या होता है, टीवी पे लोग आते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, एंड दैट्स हाउ यू डू योर रिसर्च. सो वन इज इंटरव्यू वेर इन यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल. आपने देखा होगा कभी, इफ़ यू गो टू कनॉट प्लेस यू सी अ लॉट ऑफ पीपल विद माइक एंड देन दे आस्क यू क्वेश्चन. आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने ठीक किया है या नहीं ठीक किया. So that is one way of doing your research. Second is questionnaire. Questionnaire में क्या होता है? You prepare a set of questions and then you circulate it amongst a group of people you want to research upon. Then they give you the answers, and on the basis of the data that you receive, you can do your research. You can draw your conclusions. So that is the questionnaire basically. So the questionnaires, you're free as a researcher to frame as many questions as you want to. थर्ड इज सर्वे. अब क्वेश्चनर और सर्वे में फ़र्क क्या होता है? सर्वे यूजुअली वी डू व्हेन द पॉपुलेशन दैट आई एम रिसर्चिंग अपॉन इज ह्यूज. क्वेश्चनर इट्स यूजुअली द लिमिटेड वन. सर्वे हम करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. अब तो ऑनलाइन सर्वेज भी होते हैं. सो यू मस्ट हैव सीन, जब आप कोई यूट्यूब वीडियो प्ले कर रहे हो, सो फर्स्ट इट गिव्स यू एन ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन सर्वे, जिसको स्किप करने का ऑप्शन भी आता है. सो दे विल जस्ट गिव यू सम क्वेश्चंस एंड देन जनरल ऑप्शन दैट यू कैन चूज फ्रॉम. तो जो डेटा कलेक्ट होता है, इट हेल्प्स रिसर्चर to draw some conclusions. So that's how we have interview, questionnaire and survey. The fourth one is projective tests. अभी projective tests क्या होते हैं? So this is something a level beyond. तो बाकी जो हैं, बाकी जो हमने 3 टाइप के tools पढ़े हैं research के, it's very external. But the projective tests, they are very internal. तो इस टेस्ट में बेसिकली आप ऐसे सवाल पूछते हो wherein you want to strike the subconscious of a person. तो कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ है वो तो हम एक दूसरे को बता देते हैं, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारी रिप्रेस्ड हैं, विच आर इन डोमिनेंट स्टेट बट रेस्टिंग इन द सबकॉन्शियस of our minds. So you can ask certain questions like this, or you can probably put somebody in a situation. तो आपका पर्पस क्या होता है कि आप उसकी जो रिप्रेस्ड चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस में, वो आप वो बाहर निकलवाएं. तो ये भी एक तरीका होता है रिसर्च करने का. ये जो तरीका है यूजुअली जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेज होती हैं, जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं या दोज हु आर ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट, सो दे यूजुअली टेक दिस वन बिकॉज हियर यू हैव टू गो अ लेवल डीपर इनटू द साइकी ऑफ द पर्सन. सो दीज आर डिफरेंट टूल्स ऑफ रिसर्च. अब हम एक टॉपिक और कर लेते हैं आज इस वीडियो में, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च इथिक्स. इथिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है? दीज आर सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स विच वी मस्ट फॉलो एज अ मैटर ऑफ morality. That's it. So there is no external sanction, nobody is going to come and arrest you and put you behind bars, but these are certain ethics which you must follow because you're into that very field. So every field, every profession has got certain ethics. Like as lawyers you've got legal ethics, in the medical profession you've got some ethics, teachers have got some ethics. Similarly a researcher also has to follow certain ethical principles so that your research cannot be questioned by anybody later, so that the piece of your research has to be authentic enough. अब वो ethics क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन एंड द डेटा, इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल. तो जब आप रिसर्च कर रहे हो, अब आपने लोगों को इंटरव्यू किया या आपने लोगों से सैम्पल लिया या आपने उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन ली, पीपल trusted you
and they gave you certain data and they would want it to be confidential, unless अगर आपको लोगों ने नहीं बोला कि आप उनका नाम उनके बारे में चीज़ें public कर दो, it's your duty as a researcher that you keep all the contents confidential. I mean, you can produce the data, but the names of the people, their address, their numbers, their pictures, it should not be revealed. So basically the confidentiality principle, because again your fundamental rights, आपका right to privacy बीच में आ जाता है. तो पहला एथिक हो गया. दूसरा एथिक ये होता है the participation should be voluntary. So as a researcher you should never force anybody to be a part of your research. तो अगर आपको कुछ information चाहिए plasma therapy पे, and for instance I am somebody who's been detected with say COVID-19, you cannot force me that I should go with the plasma treatment, or I should tell you what my observation are, मैं कैसा feel कर रही हूँ अपनी body में, what are the changes I feel, you know. So you cannot compel even तो छोड़ो, it's like very simple, so you know it has to be really voluntary, it has to be with consent. ये नहीं कि you're very powerful, so on the gun point you're asking somebody कि हमें information चाहिए, you have to fill my survey, you have to fill my sample, you have to do the questionnaire. You cannot do it. Third, अगर आपकी पार्टिसिपेशन वॉलंटरी है तो आपका विड्रॉल भी वॉलंटरी होना चाहिए. सो इवन इफ टुडे आई अग्री टू अंडरटेक say sample or a survey to help you in the research, tomorrow if I'm not interested I should be free to leave it also. So there should be a door to enter and exit as per your will. And the last but not the least is no harm. So when you're researching upon somebody you have to ensure that no harm is being caused. यूजुअली जब कोई सैम्पल या सर्वे होता है उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन अगर आपकी रिसर्च, आई गेव यू द सेम एग्जांपल ऑफ द प्लाज्मा थेरेपी, अगर आप ऐसा करो तो उसमें आपको इंश्योर करना है कि उस इंसान को कोई हार्म नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंटल हो जाता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज डेलिबरेटली देयर शुड बी नो हार्म कॉज्ड. तो अगर आपको पता है कि आप ऐसे इंसान पे प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हो जिसकी बॉडी के रिजेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या वो बंदा आपको बिल्कुल ही मना कर रहा है, फॉर इंस्टेंस आप कोई एनिमल पे टेस्टिंग कर रहे हो, राइट. तो अगर आपको लगता है वो चीज़ एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, देन यू शुड नॉट डू इट. So these are basically the ethics that you must follow in the research, and for the rest of the topics in this particular unit I'm going to come up with one more video. I think one more video will do, and if you have any questions you can just let me know. Like it, share it, and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye, take care, and all the best. Stay safe.